हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका सखा आपके बीच आया हूँ एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी की डिटेल डिस्क्रिप्शंस और नोटिफिकेशंस के साथ, जिसका नाम है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक मीन सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जिसकी सीधी भर्ती 2026 में होनी है और शेड्यूल डेट जो एग्जाम का है वो अगस्त के एंड में 2026 में ही, मतलब आज से ऑलमोस्ट 3 महीने बाद प्रोबेबल टेंटेटिव डेट है। हो सकता है ये एग्जाम उसी डेट में कराया जाए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशंस आ चुका है और एज ए स्टूडेंट हम सब के अंदर एक कुलबुलाहट, धड़फड़ाहट फड़फड़ाहट आ रही है कि भाई इस एग्जाम का पहले एग्जाम फॉर्म तो भरो ही भरो, लेकिन क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज, डिफरेंट डिफरेंट थाउट एक्सप्रेशंस वाइज एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा सिलेक्शन, आपका छोटा सा सही सही डिटेल्ड फॉर्म फिल करने का तरीका आपको एक सही सीट दिला के जा सकता है। तो फटाफट मैं देखता हूं और इसके लिए पढ़ते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो ये राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एक बहुत अच्छी वैकेंसी, जिसका नोटिफिकेशन सीक्वेंस आप मान सकते हैं, वो ये है, जिसके आधार पे एक डिटेल्ड फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिस में भेजा गया होगा, स्कूल में भेजा गया, और वहां पे कितने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी वो उस दिनांक मतलब 25 मई को यथा हस्ताक्षर, मतलब जिस डेट में ये डिजिटली साइंड होके आया है, ये देख लीजिए जिस डेट में ये हमारे सेक्रेटरी साहब के द्वारा जो साइन होकर के आया हुआ है, उस दिन के हिसाब से आपके ये फॉर्म्स जो हैं वो मान्य माने गए हैं, और उसके लिए हम डिटेल्स में सारी चीजें अभी देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है नोटिफिकेशन, जो एक किसी भी एग्जाम के लिए आता है उसको एक बार, जैसे अभी आप यहाँ देख पा रहे हो ये 26 पेजों का है, आप एक बार सरसरी निगाहों से रीड आउट जरूर करें कि आपके लिए क्या ये एग्जाम आपके शहर, आपके जिले में उपयुक्त वैकेंसी के साथ आया हो, और नहीं आया हो तो कौन सा ऐसा जिला, कौन सा ऐसा तहसील होगा जहां आप जॉब बहुत ही इजी वे में कर पाएंगे, क्योंकि नौकरी लेना बहुत आसान है। नौकरी पूरे साल भर, जब तक आप रिटायरमेंट सुपर एनुएशन तक इसको चला पाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने सही चुनाव किया हुआ है अपने सर्विस को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, जो कि ऐसा ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन फॉर्म निकाला है, जो कि विज्ञापन संख्या 7/2026 मतलब 2026 में 7th नंबर सीक्वेंस पे ये निकला हुआ फॉर्म है, जो RSSB के द्वारा निकाला गया है। जिसमें दो टाइप्स के वैकेंसीज हैं, एक तो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मतलब वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, और दूसरा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के आधार पे किया गया है। अब देखिए, जिसमें टोटल संख्या जो रखी गई है सीट्स की, वो दो आधार पे रखी गई। पहला तो रखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग मतलब जो भी मीडियम या मिडिल स्कूल जिसको आप लोग बोलते हैं, उस स्कूल के आधार पे, और संस्कृत के लिए उन्होंने अलग से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज निकाली है, ताकि कोई भी बाद में ये ना बोले सर मैं संस्कृत विभाग का थोड़ी हूँ, मुझे तो हिंदी इंग्लिश वाले स्कूल में जाना है। तो ये चीजें अब नहीं होंगी, आपको पहले ही डिटेल डिस्क्रिप्शन में बता दिया गया है कि हमारे पास दो विभाग होंगे, माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग। ठीक है, अब उसमें राजस्थान शिक्षा के द्वारा जो आपके 2021 के अधिनियम जो संशोधित किए गए हैं, उसके आधार पे ही सारी की सारी भर्तियां की जाने वाली है। और यहाँ पर जो संस्कृत शिक्षा विभाग है वो राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा द्वारा 2015 यथा संशोधित के द्वारा किया गया है। तो हम थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में जाएंगे, बट पहले ऊपर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो हमें पढ़ने चाहिए। संस्कृत विभाग के लिए या संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 यथा संशोधित, तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा 2021 यथा संशोधित के अंतर्गत वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के कुल 322 पद नोट कर लीजिए। 322 टोटल सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पोस्ट आए हैं, लेकिन उसमें भी गैर अनुसूचित क्षेत्र के 288 और अनुसूचित क्षेत्र के 34। अब ये क्या है,
ये मैं जस्ट अभी आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं पहले, लेकिन आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को नोट डाउन कर लीजिए, एक कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि जो भी मैं अभी बताने वाला हूं वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक या बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपको 3629 टोटल पोस्ट आने वाले हैं। अब यहाँ पे भी गैर अनुसूचित क्षेत्र 2936 और अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 693 पोस्ट रखे गए हैं। सर फटाफट मुझे ये बताओ कि गैर अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है और अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है। तो इसके लिए मैंने बहुत डिटेल्स, भैया मैं एकदम सरकारी नियमों को फॉलो करने वाला इंसान हूं, तो डिटेल्स में आपको बताऊंगा क्या है हमारा राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र। तो देखिए, अनुसूचित क्षेत्र का सिंपल मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा हमारे विभिन्न राज्यों में जो कुल स्थान होते हैं, कुल जिले होते हैं, या जैसे हमारे राजस्थान में 8 जिलों के 31 तहसीलों में कुछ अनुसूचित क्षेत्र निर्मित किया गया है, जिसमें जनजातियों का मतलब जो हमारे शेड्यूल कास्ट के फ्रेंड्स हैं, उनकी सघन आबादी है, तो उनको विशेष दर्जा दिया गया है ताकि उनके प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, चूंकि हमारा एम भी डेवलप्ड इंडिया बनाने का है, तो उनके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, डिटेल्स में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बाद बाकी 19 मई 2018 को अनुसूचिता के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में राज्यों के कुछ 8 जिलों को सम्मिलित किया गया है। संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र जिले जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है, और आंशिक अनुसूचित क्षेत्र जिले जैसे उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा पाली। ये टोटल 8 जिले हैं जहां पे हमारे अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति निवास करते हैं, जिसे विशेष रूप से हमारे इस गवर्नमेंट वैकेंसीज में ध्यान रखा गया। तो उम्मीद करता हूं कि इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि आप अनुसूचित क्षेत्र के 34 जिलों में 34 वैकेंसीज में 8 जिलों के में आपको इसकी पूर्णतया वैकेंसीज दी गई हैं, जो कि 34 है, और बाद बाकी जितने भी जिले हैं जो आपके पास 44, अभी 40 चल रहा है, तो ठीक है, जितने भी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैं तब तक में जितना भी आएगा उसके आधार पे आपकी जो वैकेंसीज है वो फुलफिल की जाएगी। किसके लिए? सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। बहुत अच्छी बात है सर। वैसे ही बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर काउंट कर लीजिए 3629, और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2936 तथा अनुसूचित क्षेत्र के 693। अब जो भी मेरे फ्रेंड्स अनुसूचित क्षेत्र के हैं तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई। बाद बाकी के लिए भी थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि वहां पे भी आपको बहुत सारे रिजर्वेशन दिए गए हैं। जनरल या सामान्य जाति के लोग ज्यादा दुखी नहीं होंगे भैया, जो है ये सब इक्विवेलेंट टू आवर सोसाइटी की बात है। हमें अपने राजस्थान, अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ाना है, तो सबको साथ लेकर बढ़ना है, तो सबके साथ मेहनत करेंगे। थोड़ा सा मेहनत आपका ज्यादा या कम हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और फटाफट देखते हैं। तो देखिए, मैंने अभी इसी की बात की थी कि देखिए, आपके पास जब क्रम संख्या जो 1 और 2 में माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग जो टोटल 322 और 3629 पोस्ट हैं, उसमें से राजस्थान शिक्षा विभाग के जो आपके जितने भी स्कूल्स हैं उसमें 2 भागों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, मतलब सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के टोटल पोस्ट दे दिए गए हैं क्रमवार सूचना के आधार पे कि 268 गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं में रहेंगे, और अनुसूचित क्षेत्र में 32, टोटल 300 पद रखे गए। किसमें? माध्यमिक शिक्षा में। मतलब 322 में से 300 जो रखे गए हैं टोटल पोस्ट, वो आपको जितने भी मिडिल स्कूल्स हैं वहां पे रखे जाएंगे, और जो बचे हुए बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2736 प्लस अनुसूचित क्षेत्र में 679 जो टोटल सीट्स हैं, उसको अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 3415 आपके मिडिल स्कूल में आउट ऑफ 3629 3415 सीट्स रिजर्व कर दिए गए हैं भैया आपके सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक विभाग में। देखिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन में हमेशा बोलता हूं, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, और उसके बाद ये देख लो कि तुम्हें फॉर्म कैसे फिल करना। देखो, 30% स्ट्रैटेजी जो होता है वो फॉर्म फिल करने के टाइम में ही डन हो जाता है। पता नहीं बच्चे कैसे पढ़ते, और मैं हमेशा सरकारी नियमों को बिल्कुल सरकारी, जो वहां पे कोई पीपीटी इधर उधर की बातें नहीं, सीधा जो निकला हुआ है वैकेंसीज, जो हमारे पास नोटिफिकेशन है उसके आधार पे बता रहा हूँ। कहीं उधर उधर की बातें नहीं करनी है, दूसरों यार ये वो बोला, कुछ नहीं सुनना है। बस हम सीधा जो हमारे पास विज्ञापन आया हुआ है उसका नोटिफिकेशन, विज्ञापन संख्या 7/2000
26 के आधार पर विस्तृत विज्ञप्ति हम ये डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे सर चलो सीट आपने बता दिया, संस्कृत शिक्षा विभाग में ज्यादा सीट नहीं रखा और हमारे पास इतना है भी नहीं स्कूल, तो वरिष्ठ कंप्यूटर के यहाँ पे 20 और 2 अनुसूचित क्षेत्र में मिलेंगे, तो टोटल 22 हो गए, जोड़ेंगे तो 322 हो गए। और यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के या फिर 200 सीट है और 14 जो है अनुसूचित क्षेत्र के लिए। अब क्षेत्र समझ में आ गया भैया, वो जो मेरे 8 जिले हैं वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी, और आप देख ले कि भाई वो आपके जिले के आसपास पड़ता है या आपका ही जिला पड़ता है, तो आपका बल्ले बल्ले है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट देख लें तो हमारे पास जो वैकेंसीज 3629 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के हो गए, जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के हैं, और 322 300 प्लस 22 जो है वो टोटल हमारे पास किसके हो गए, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। मैं फिर से बता दूं भैया, इसमें बहुत फर्क है, मतलब लेवल 2 का फर्क है, और ये बहुत मैटर करने वाला है आपकी सैलरी में, तो मैं इसके बारे में भी अभी धीरे धीरे बताऊंगा। अब यहाँ पे ये जो निकाला जाता है डिटेल्ड फॉर्म, इसका सबसे बड़ा जो मेन टारगेट होता है, ये इन पदों पे भर्ती करने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, जो आपको इनविटेशन देता है कि आइए और इस युद्ध में आपका भव्य स्वागत है, बहुत सारे लाखों लाख विद्यार्थी बैठेंगे और उसमें आपका दम है, आपका नॉलेज है कंप्यूटर रिलेटेड और जनरल नॉलेज रिलेटेड, आइए सीट लेके जाइए, जिंदगी भर तो अपनी जीवन जिए अच्छा अच्छा सैलरी के साथ, उसके बाद पेंशन लेकर के भी मौज उठाइए। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। तो विशेष नोट में देखिए इनका सबसे जो इंपॉर्टेंट कहना है कि देखो भाई, मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं 2 विभागों में, माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के अलग अलग अधिनियमों के आधार पे आपका भर्ती कर रहा हूं। भर्ती करने में ध्यान रखें कि भाई शिक्षा, अगर संस्कृत भरा तो संस्कृत वाले भाग में भेजेंगे, और अगर आपने इसमें भरा है माध्यमिक भाग तो माध्यमिक भाग में भरेंगे, और वहां पे नंबर सीट्स बिल्कुल क्लियर। और भरेंगे कैसे, मेरिट कम प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी जो आपने सेट किया है अपने जिलावार आधार के आधार पे, जिसकी मैं अभी वैकेंसी बताऊंगी, अगर उसमें आप मेरिटोरियस, मतलब मान के लिए 5, जैसे जयपुर हो गया, अलवर हो गया या सिरोही हो गया, आप ऐसे जगहों में अगर आपने जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसमें आपको उतने नंबर ऑफ सीट्स के आधार पर, जैसे 50 सीट आपको मान चले कि जयपुर में है, आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आए, लेकिन जयपुर के 50 लड़के या लड़कियां जो है ऑलरेडी उसमें सेलेक्ट हो चुकी हैं, तो भैया अदर स्टेट में अगर आपको उनसे ज्यादा नंबर भी है तो आपकी वैकेंसी वहां पे मान्य नहीं होगी, आपकी मेरिट कम प्रायोरिटी जो है वहां पे वैलिड नहीं होगा। आपका अच्छा नंबर, मान चलिए कि सिरोही में आपसे जितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ उससे ज्यादा नंबर है, लेकिन चूंकि आपने जयपुर सिलेक्ट किया था, तो आपका वैकेंसी या आपका पोस्ट या फिर आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो इट इज मेरिट कम प्रायोरिटी, जैसा डिस्ट्रिक्ट उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट और उसके हिसाब से आपकी पोस्टिंग। समझ में आ गया होगा, मेरिट कम प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट था भैया, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। और फॉर्म भरने का मैं तरीका बताऊंगा जिसमें एकदम से ध्यान रखें कि क्या बात इंपॉर्टेंट है। चलिए, चूंकि मैं सरकारी अधिनियमों को पढ़ रहा हूं, सरकारी नियमों को पढ़ रहा हूं, उसके विशेष नोट्स को पढ़ रहा हूं, तो आपको इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो देखिए, इसको भरने के लिए बहुत ही इजी वे में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी साइट डेवलप करके रखी हुई है, जहां पे आप डायरेक्ट जाकर के आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हो। तो कैसे, बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से ही भर जाएंगे, मतलब ऑनलाइन, नो ऑफलाइन। कोई बोलता है भैया मैं फॉर्म भर के भेज देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। गांव के किसी भी कोने में यूट्यूब चलाते और मेरा आपने वीडियो देख लिया, तो भैया सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही भरेंगे। इंटरनेट मोबाइल में अवेलेबल है, आप मोबाइल से भी फॉर्म बड़े आराम से भर सकते हैं। बस कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में दिक्कत आ सकती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब इसके लिए कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं करने, खर्च करने हैं, बस आपको इतना खर्च करना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ये पोर्टल दिया हुआ है http://sso.rajasthan.government इन पे जाना है और वहां लॉग इन करना है। लॉग इन किसी में करना है, G2C। ये मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अभी मेरा डिटेल नोटिफिकेशंस में सारा बताने का मेन काम है कि भैया इसमें क्या क्या चीजें हैं जो फॉर्म भरने के पहले क्लियर बोला है। ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन को पढ़े। ये जो मास्टर वास्टर के भरोसा में बैठते हैं कि भैया मास्टर सब बताएंगे, यूट्यूब पे 15 मिनट में सब बता देंगे, अच्छी बात है, मैं भी बता रहा हूं, लेकिन एक बार जरूर आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद ही ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे लॉगिन करने के लिए। लॉगिन वहां पे G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब गवर्नमेंट आपको रिक्वेस्ट कर रही है कि इनवाइट कर रही है कि आइए माय डियर फेलो सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स, कम एंड फिल द फॉर्म थ्रू द रिक्रूटमेंट पोर्टल। मतलब आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आइए और अपने लिए आप अपना आवेदन कीजिए, युद्ध कीजिए, जीत लीजिए, आइए और आप अपनी वैकेंसी लेकर के सैलरी और पेंशन का मजा लीजिए। चलिए
इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन जो रिजर्वेशन है मैं थोड़ा सा इसको बताता हुआ चलूं, क्योंकि एज अ टीचर, एज ए स्टूडेंट आपके अंदर भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई मैं तो अपने जीवन में मेरे माता पिताओं को बहुत कष्ट दिया गया है, मैं SC ST OBC कैटेगरीज का हूं, तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है, उसमें कितने सीट्स हैं, ताकि मैं उसके हिसाब से फॉर्म भरूं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे दो तरह के रिजर्वेशन हैं, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड, जहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह के रिजर्वेशन चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं रिजर्वेशंस के बारे में। तो यहाँ पे आपके पास कुछ फुल फॉर्म्स आ रहे थे, मैं उस फुल फॉर्म्स को बताता हुआ चलूंगा, वरना फिर आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, ये तो आपने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ डाला, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो तो पढ़ा ही नहीं। EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वेरी गुड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। OBC NC, देखिए नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर का मतलब तो आपको पता होगा भैया, जिसके मम्मी पापा को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, 8 लाख 10 लाख से ऊपर की व्यवस्था है, वो हो गए क्रिमिलियर में। आप अगर आपके मम्मी पापा के पास बहुत अच्छा बिजनेस मतलब उतना पैसा नहीं है, गरीब तबके के लोग हैं, तो नॉन क्रिमिलियर में आप आ जाएंगे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं 8 लाख ये सब लीगली लिखा गया है ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, ये तो MBC एक नया है भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम जरा सा देख लेते हैं। तो भैया क्या है ये MBC? ये है मोर बैकवर्ड क्लासेस। एक तो भाई बैकवर्ड थे ही थे, अब मोर बैकवर्ड, उससे भी अति पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं वो, तो ये पिछड़ा वर्ग और ये अति पिछड़ा वर्ग में है। बाद बाकी शेड्यूल्ड कास्ट आप जानते ही हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब भी आप जानते हैं, और SAH एक सिरोही वे में रखा गया है, जिसको सरिया बोलते हैं। एक पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है जो हमारे राजस्थान में पहचान, उसके लिए अलग से हमने रिजर्वेशन रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के रिजर्व कैटेगरी समझ में, और अनरिजर्व में तो भैया आप समझ ही गए होंगे, बचे हुए बाद बाकी सारे। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो गेट रेडी विद दैट, बिकॉज ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा भी दिव्यांगता के लिए भी कुछ ना कुछ आपके लिए रखा हुआ है। 4% का टोटल रिजर्वेशन रहता ही रहता है इसके लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की तरह ऑलरेडी कंफर्म्ड और अप्रूव्ड कर दिया गया है। तो हम अभी अब चलेंगे कि भैया OTR कैसे, ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि ये OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन बेसिकली बता देता हूँ कि ये क्या होगा। एक्चुअली एक बार राजस्थान गवर्नमेंट, अगर आप किसी भी और स्टेट्स में हैं, तो राजस्थान गवर्नमेंट आपको एक बहुत ही अच्छा मौका देती है कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो जाके एग्जाम जरूर दें, अन्यथा अगर 2 बार एग्जाम नहीं देने गए तो आपका भैया ब्लॉक लिस्ट में हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डिटेल्ड एप्लीकेशन बोल रहा है, ये अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, और उसके लिए अलग अलग पैसे लगते हैं भैया, हर बार आपको पेनाल्टीज लगेंगी। तो ये जो अभी पेनाल्टीज है, पहले हम उसकी बात नहीं करते, पहले अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि फॉर्म भरे तो सोच समझ के भरे, और भरने के बाद ये श्योर कर ले कि भैया हम जो है एग्जाम देने अवश्य जाएंगे। तो ये OTR मतलब ऑनलाइन या वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जिसके लिए आपको एक शुल्क लिया जाता है जो कि 600 रुपए है, और एक बार आपने जो शुल्क आपने दिया है उसको भरने के बाद, OTR प्रक्रिया पूरा करने के बाद SSO ID के माध्यम से ही आप, तो आपका एक SSO ID जैसे मेरा rkr.thegate academy है, तो उसके थ्रू ही भरा जाता है। और अपना विजिबल मार्क जो चेहरे पे हो कहीं पर भी आप दिखा सकें, जिसको बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये चेक किया जाता है आपके मेडिकल के टाइम में, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। विजिबल बॉडी मार्क बहुत ही अच्छे से रखें, ऐसा नहीं कि कहीं जला कटा है तो उसको दिखा देंगे भाई बिल्कुल तिल है, मोल है, जो कभी जाने वाला नहीं है आपके आज, तो वैसी चीजें ही बताएंगे ताकि आपको इजी रहे। तो इसके बारे में थोड़ा सा, जो ऑनलाइन जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड के ODV सेक्शन में एक बार विद्यार्थी को अपना सारा का सारा शैक्षणिक योग्यता का चुनाव सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि अगर एक बार आपने फिल कर दिया वो कभी चेंज नहीं होता, और हमेशा एक ही SSO ID से करें। अगर 2 SSO ID से आप करते हैं तो आपका एक SSO ID का ही मान्य रहेगा, दूसरा SSO ID का पैसा भी जाएगा और उसको मान्य भी नहीं माना जाएगा। तो मैं फटाफट इसको पढ़ देता हूँ। ऑनलाइन जो बोल्ड लाइन्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेवें कि शैक्षणिक योग्यता भर्ती विज्ञप्ति नियमों के अनुरूप है, तदुपरांत ही ऑनलाइन फॉर्म भरे। इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये सारी की सारी चीजों में अभी आपको बताऊंगा, वो पहले पढ़ें और उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरें। हिंदी में इसलिए लिखा गया है ताकि आपको पढ़ने में भी कोई, भाई इंग्लिश नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, गांव देहात कहीं भी आप रहते हैं आराम से पढ़ें, पढ़ करके इसको समझें और उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरें। तो चलिए, समय बहुत ज्यादा मैं नहीं मतलब नष्ट करूंगा। आवेदन पत्र में OTR एक बार दर्ज की गई सूचना वो प्रदर्शित रहेंगी और संशोधित नहीं किया जा सकेगा, इसलिए बहुत सोच समझ करके एक बार भरें, और भरने के सबमिट करने के, फाइनल सबमिट करने के पहले एक दो दोस्तों को भी जरूर दिखा लें। जैसे ईमेल संचालक द्वारा ऑनलाइन
आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो अभ्यर्थी की ही गलती मानी जाएगी। ये नहीं कि भाई वो भर दिया मेरा फॉर्म तो इसमें मेरी गलती नहीं है। जो आपने भरा है हम ऐसा मानेंगे कि आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इसलिए आपकी गलती। इसलिए आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा और यही इसी के बेस पे आपके एडमिट कार्ड आएंगे। इसी के बेस पे आपको वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल होगा और फाइनली सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के भरेंगे। मैं अभी हेल्प करूंगा इसमें, आप डरिए मत, मैं हूं बैठा हुआ आपके लिए। ठीक है। और आवेदन पत्र का बोल रहा है प्रिंट जो है लेकर के रख ली। ये सब बात की बात है। पहले ये तो सरले सर, ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब थोड़ा खराब खराब बातें भी बताओ कि अगर मैंने कुछ ऐसा गड़बड़ किया तो क्या कहते हो। सबसे पहले तो ये नंबर, ये नंबर जो ये 0141292224 एकदम रट्टा मार के रख ले और ईमेल रख ले। तो मैं तो सीधा नंबर का ही बोलता हूँ, भैया ये वैकेंसी के टाइम में ये सभी के सभी फुल्ली एक्टिव रहते हैं। आप कॉल करो, आपके तुरंत कॉल के आंसर से दिए जाएंगे। जहां कहीं भी डाउट हो अपने मन से दिल पे पत्थर रख करके कुछ भी नहीं भरेंगे, सब पूछ लेंगे, क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। अगर यहाँ पे कोई डाउट आपका रह जाता है तो खास तौर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वरना आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते और वहां डिसेबल हो जाते हैं तो भैया ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा दुख हो जाता है कि भाई मैं अपने गम को भी कहीं दिखा ना पा रहा हूं। ठीक है। तो आवेदन एसएसओ आईडी पर सूची निश्चित करें और दूसरी एसएसओ आईडी जो है वो मान्य नहीं होगा। मैं ऑलरेडी ऐसी गलती कर चुका हूँ, 400 रुपए बर्बाद कर चुका हूँ। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान पूर्वक भरेंगे, ज्यादा खुश खुश में एक जगह गलत भर दिया दूसरी जगह सही कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जो एक जगह भर दिया वही फाइनल रहता है। ये नंबर 5 नंबर वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत नोट करे, तुरंत के तुरंत नोट करे। चलिए, ये अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए भी अपनी परीक्षा संबंधी शिकायतें इस मेल पे कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं ये मैं अभी अपने साइट पे भी मतलब डिस्प्ले कर दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मेरे जितने भी राजस्थान के होनहार, गुणवान और शूरवीर योद्धा हैं, बस मुझे वैसे लोग चाहिए। बस उनसे गलती करने की उम्मीद मैं नहीं करूंगा और ना मैं गलती होने देने का प्रयास करूंगा। बाद बाकी आपकी इच्छा है, करे तो करे, किसी को कितना भी समझा लो। गलती करना है तो भैया हम तो गलती करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट देखते हैं ये आपके साइड ये कहां से सभी सूचनाएं मिलेगी। rssb.rajasthan.government.in। सर दिखाइए फटाफट ये क्या है। ये लीजिए सर RSS, ये आपको मैंने दिखा दिया। भैया ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे पहला वाला जो यही दिख रहा है, यहीं पे आपका सारा का सारा वैकेंसी निकलता है। यहाँ एकदम देखो बाबू, कोई इधर उधर जगह मत जाना। दूसरा तीसरा साइट पे जाकर के जो बकलोल जैसे करने लगते हो प्लीज मत करना भैया। जो गवर्नमेंट साइट है उसी साइट पे जाना और उसी पे काम करना है। एकदम समझ में आए। ये राजस्थान जो यहाँ पे लिखा है, कई बार मैंने बहुत होनहार लोगों को देखा है, भैया जाते हैं दूसरे कोचिंग का उठा लेते हैं, कोचिंग वाले खुद ही घूमे हुए जिंदगी में कुछ करते तो कोचिंग थोड़ी चला रहे होते वो। है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं भाई, कोचिंग वाले बुरा नहीं मानेंगे, तो इस मजाक में बोल रहा हूँ। तो बट मतलब कभी कभी गलती हो जाती है ना, उन्होंने टाइप किया कुछ गलत टाइप कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो टेक इट एट योर पॉइंट, सॉरी फॉर एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे, चाहे आप कहीं से भी देखें, एक बार गवर्नमेंट साइट पे जाकर के चीजों को जरूर देखें। हमेशा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे जाएं, जोकिंग अपार्ट, नॉट ऑन द सेकेंडरी। कोचिंग वाले इसी को कॉपी करके आपको स्लाइड्स में, शॉर्ट फॉर्म्स में आपकी चीजें आसान करता है, बट कोई भी चीजें आसानी से नहीं मिलती, बहुत मेहनत करना पड़ता है। सो गो फॉर इट। तो आपको पहला बार कितना रुपए भैया, राजस्थान में अगर आप हैं तो आपको 600 रुपए पहले टाइम आपको रजिस्ट्रेशन में। किसके लिए है? सामान्य क्रिमिलियर के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, चाहे आप कोई भी, अगर क्रिमिलियर में तो 600 रुपए लेंगे और रिजर्वेशन वाले में तो आपको कितना रुपए लगेगा? 400 रुपए लगेगा। और अगर आप दिव्यांग भी हैं तो भी आपको 400 रुपए। लेकिन किसी और राज्य के हैं, मतलब राजस्थान के नहीं, और आप SC ST OBC किसी भी कास्ट से हैं या किसी भी श्रेणी से हैं, इट डजंट मैटर, यू विल बी कैलकुलेटेड एज अ जनरल। देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। और ये सब किसके आधार पे है ये देख लो। ये एकदम से 9/4/2023 में जो परिपत्र लिखा था उसके आधार पे सारी कहानी हो रही। तो सारे के सारे नियम कानून के आधार पे बात की जा रही है। तो यहीं पे लिखा गया है कि अगर आपने, जो मैंने बोला अच्छी बात है, तो ये कि 600 रुपया दीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, एग्जाम सही सही एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम में क्वालिफाई कीजिए, नौकरी लीजिए, पेंशन लीजिए, जो लेना है लेते रहिए। लेकिन अगर आपने 2 बार कोई फॉर्म भरा, मतलब आपने सपोज कोई एग्जाम में जैसे 3 फॉर्म भरे और 3 फॉर्म भरने के बाद 2 ही फॉर्म के एग्जाम, 2 एग्जाम ही नहीं दिया आपने, तो भैया आपकी जो SSO ID है वो सीधा का सीधा क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक। ठीक है। और जैसे ही ब्लॉक होगा तो इसके आधार पे आपको फिर से उसको एक्टिवेट कराने के लिए 750 रुपए। और अगर डबल ब्लॉक हो गया तो भैया फिर से, अगर आपने फिर से ऐसी गलती कर दी तो 1500 रुपए देने के लिए रेडी रहिएगा। पहले बोल दिया भैया, इसलिए फॉर्म भर रहे हो तो एग्जाम देने जरूर जाना। ये नहीं कहना मेरे पेट में दर्द है, माथा में दर्द है, मेरा दिन खराब था, आज तो एग्जाम देने
नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा रिजर्वेशन के बारे में बता, क्योंकि मुझे ये ज्यादा पसंद है नहीं रिजर्वेशन पे बातें करना। थोड़ा सा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आपको मैं थोड़ा समझा। देखिए, राजस्थान में जो रिजर्वेशन की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अच्छी है। अच्छी इन द सेंस ऑफ बहुत ही आराम से जिन्होंने रिजर्वेशन दिया। ये चैट जीपीटी है भैया, कुछ भी क्वेरी हो लो, सीधा कॉपी पेस्ट करो, कुछ ना कुछ आंसर दे देता है। तो ये भी मैं पढ़ाऊंगा भाई। ये सब एआई का जमाना आ रहा है, आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सिलेबस में है, मैं कंप्यूटर का मास्टर्स बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो जो शेड्यूल कास्ट के लिए 16% है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 12% है, ओबीसी जो मैंने बताया नॉन क्रिमिनल इंपॉर्टेंट इज 21% है, मोर बैकवर्ड क्लासेज जो है उसके लिए 5%, और ये 10 टोटल मिलाकर के हमारे पास 64%, और 4% तो भैया फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी। तो कुल मिलाकर के रिजर्वेशन की स्थिति थोड़ी यहाँ पे स्ट्रांग है। तो हतोत्साहित नहीं होंगे। देखिए जनरल वाले लोग बहुत मतलब मैं सीधा बोलता हूँ भैया, आप लोग में बहुत क्वालिटी कैपेसिटी है, तभी गवर्नमेंट आपको बोलते हैं भाई आप ज्यादा मेहनत कर लो थोड़ा सा। जो पिछले कभी कम मेहनत किए हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा देख लेंगे। तो जो मैंने 322 सीट बताया उसमें कुछ बैकलॉग्स भी हैं। बैकलॉग मतलब हमारे कुछ एससी और एसटी फ्रेंड्स जो थे, जो पिछले साल जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स थे वो भी नहीं ले पाए। एक में तो बहुत नंबर ले आए, दूसरे में पढ़े ही नहीं। तो दो पेपर्स में से कुछ पेपर्स में फेल हो गए, भले एलिजिबल थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे कुल सीटों की संख्या देखिए 268 ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, जिसमें इन्होंने थोड़ा सा मैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल समझा देता हूं। इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा भैया। ये बैठ करके आप अपने एरिया को देखें, एरिया के हिसाब से वैकेंसीज देखें, और नियर बाय स्कूल से सिलेक्शन और फॉर्म भरते समय देख लीजिएगा कि मिडिल स्कूल में जाना है कि संस्कृत स्कूल में जाना है। सबसे पहले अनारक्षित वर्ग मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, दैट इज जनरल। जनरल के लिए ये आपको होता है, तो ये वर्टिकल माने जाते हैं। ये सब क्या है? वर्टिकल। देखिए, ये फर्स्ट वर्टिकल इज अनरिजर्व, सेकेंड वर्टिकल इज ईडब्ल्यूएस सेक्शन, फिर एससी सेक्शंस, एसटी सेक्शंस, ओबीसी, एमबीसी मतलब मोर बैकवर्ड क्लासेस, एंड देन एक मैंने अभी बताया था शहरिया, एक मैंने अभी बताया जो राजस्थान में स्पेशली रिकॉग्नाइज किए गए हैं। और निषकजन के लिए उन्होंने कितना 4%, और यहाँ पे भी कुछ पूर्व भर्ती अग्रणित पदों की संख्या, जैसे पहले ही कुछ ना कुछ जो अपने डिपार्टमेंटल कुछ होंगे उनका आ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ रिजर्वेशन के बारे में समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया वर्टिकल। हॉरिजेंटल क्या होता है? इसके अंदर, जैसे अनारक्षित के अंदर भाई महिला तो हर जगह है ना, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो। तो भैया आप किसी भी कैटेगरी में आपके पास महिलाएं तो होंगी कैंडिडेट के रूप में, और वहां पे उनको 30% रिजर्वेशन बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो आपका रिजर्व मतलब इन सबको एक बराबरी में लाने के लिए 30% महिलाओं को, और महिलाओं में भी सामान्य महिला है, विधवा महिला है, परित्यक्त महिला है, और जो जनरल में भी देखिए, जनरल में एक सामान्य मतलब जिसमें सारे के सारे लोग हो गए, उसमें भी मैंने 30% महिलाओं तक, सामान्य में 30% महिलाओं को दे दिया। और जो रेस्ट ऑफ द महिलाएं हैं, जैसे उसके अंदर जो ओबीसी एससी एसटी मानते हैं, उसके अंदर भी हमने 30% रिजर्वेशन, ये ईडब्ल्यूएस में भी देख सकते हैं, एससी में देखिए 30% रिजर्वेशन हमने दिया। इंपॉर्टेंटली अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं 4%, और वो भी 4% में अलग अलग 1% जो है दिया गया है। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप अगर 80 रोग मतलब आप ऑर्थोपेडिकली हैं तो आपका काम हो जाएगा, जी नहीं। आपके लिए 1%, अगर 10 सीट है तो मतलब 100 सीट है तो आपका 1% मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ 1 सीट होगा। तो आप ये चीज समझ लेंगे, इसमें ज्यादा हड़बड़ाएं। टोटल अगर 100 सीट है तो 1 सीट, आप जैसे यहाँ पे 3000, तो टोटल आपके पास 30 सीट के आसपास 3000 है ना, तो 300 सीट में तो देखिए आपके पास 12 सीट के आसपास हो जाएगा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। लाइक वाइज आप सारे का सारा कैलकुलेशन परसेंटेज तो जानते हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा भी भाई, जिससे बिना थोड़ी आपका एग्जाम निकलेगा। तो फटाफट चलते हैं तो अपने सिलेबस की तरफ, और ये सिलेबस का डिटेल डिस्क्रिप्शन में देने, ये सब आप बैठ करके पढ़ लेंगे, जितना भी क्षैतिज है, हॉरिजेंटल में क्या क्या रखा गया है, एक एक चीज के बारे में बड़े आराम से बताए कि 200 सीट बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो आपके कहाँ पे हैं, जो आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, जो मिडिल स्कूल के अंदर है, ये सारा का सारा आपको बताया गया है। देखिए सामान्य के लिए इतना, महिलाओं के लिए इतना है, तो ये आप देख लेंगे। मेरा इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है भैया इसके इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें है, जिसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट क्लास में दूंगा। फिलहाल के लिए आप इसको एक बार पढ़ेंगे, ये सब नॉर्मल चीजें लिखी गई है रिजर्वेशन के बारे में, तो मैं इस पे ज्यादा डिटेल्स जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी होनहार और गुणवान छात्र हैं, तो मेहनत तो आप कर ही लेंगे। तो मैं अब आता हूं फटाफट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया इसमें क्या क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा। पात्रता पहले देख लेते हैं, ये सेक्शन की योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं
आप या तो मास्टर्स इन इंजीनियरिंग है या फिर एमटेक है इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को भी रख लिया गया, इलेक्ट्रिकल, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स इंजीनियरिंग के हो सकते थे फिजिबल जो आप पढ़ रहे होते, एक सिविल को छोड़ा है, बाद बाकी सबको बुला लिया है। या तो आप आईटी में है या फिर आपके पास मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विद बी लेवल डिग्री, और यहाँ पे इन्होंने एनी इक्विवेलेंट हाई क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड स्कूल्स के या कॉलेजेस के बारे में ये बात कर रहे हैं। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में आपको क्या दिया गया, इसके अलावा जो है पीजीडीसी ए लेवल, पीजीडीसी है, ये देख लेंगे, ये 1 ईयर का कोर्स होता है, और ये मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ भैया लेके रखो, कंप्यूटर की इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। आज देखिए उसका फायदा सीधा मिलेगा। बाद बाकी जितने भी बैचलर डिग्री वाले हैं, जितने भी बीटेक वाले हैं, एमटेक तो और अच्छी बात है, बीटेक वाले हैं तो आपका बीटेक पे चाहे कंप्यूटर, मतलब सारे के सारे एक ब्रांचेस, देखिए इलेक्ट्रिकल भी रख लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी रख लिया, आप क्या चाहिए भाई। कंपटीशन नहीं बढ़ा है, कंपटीशन में तो कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले ही आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को हल्के में मत लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल वाले भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंटरेस्ट रहता है आईटी में, तो इफ यू वर्क हार्ड तो पहले पेपर में बहुत अच्छा कर लेंगे, सेकंड में भी वो उनके कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर साइंस के 5-6 सब्जेक्ट्स तो आते ही हैं और बहुत डीप नॉलेज वो पूछेंगे नहीं, तो उनके भी चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। सो मतलब रेडी रहेंगे और ये बहुत आराम से हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स है वो मैं सब अभी बताऊंगा। स्वास्थ्य और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो अपने स्कूल से आपको मिले गए हैं वो एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और आप जो 6 महीने के से अधिक का ना हो, और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप किसी भी अपने स्कूल या कॉलेज के जो आपके प्रोफेसर्स होंगे या प्रिंसिपल्स होंगे उनसे साइन करवा करके बना लेंगे। बाद बाकी किसी भी राज्य के हो, आप जनरल में होंगे, बाद बाकी राजस्थान के तो SC ST OBC MBC सारे कैटेगरीज आपको लग रहे हैं। और एज वाइज तो आप देख लें, सभी के सभी जो 18 से लेकर के 40 वर्ष तक का है, और प्लस 5 इयर्स का हम ऑलरेडी, हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो महिलाओं को और अनुसूचित जनजाति को तो 10 साल देते हैं, मतलब 50 साल तक आप एलिजिबल है, बस पढ़ने की जोर से हो, पढ़ने की इच्छा। मैंने कई सारी लेडीज को देखा जो 40 के बाद भी पढ़ाई कर रही हैं, अपने बच्चे उनके 10th क्लास पास कर रहे हैं वही पढ़े, तो आप भी पढ़ सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी बातें, पेंशन की व्यवस्था देखिए है, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन की योजना लागू होगी। विवाह पंजीयन देख लेंगे भाई, ये तो मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे, बट ठीक है, फिर भी विवाह पंजीयन संख्या सब बना लेंगे। शुल्क जो आपको वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का 400 रुपए है कैटेगरीज वालों के लिए, अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए आपको 600 रुपए, और अगर अदर स्टेट्स के हैं तो उनका भी भव्य स्वागत है, 600 रुपए दीजिए और एग्जाम का मजा लीजिए। तो इसके आधार पे मुझे लगता है कि मैंने ये सारी चीजें बता दी। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा बिल्कुल पढ़ जरूर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ बैठ करके पढ़ने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, जितना समझ में आएगा उतना पढ़ लीजिएगा। जो डाउट्स होगा मैं यहाँ बैठा हूँ, इसके नीचे कमेंट्स डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आवेदन कैसे करिए हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कशन पॉइंट और एजेंडा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपका जो हमारा नेक्स्ट अप टू 15 पॉइंट्स तक आप अभी पढ़ लेंगे, अपने एरिया वाइज कितनी वैकेंसीज है वो देख लेंगे, और देखने के बाद मुझे बताएंगे सर बहुत मजा आया। मजा इन द सेंस ऑफ है कि हमारे एरिया में तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। खास तौर से जो मैं हमेशा थोड़ा सा बायस्ड रहता हूँ कि भाई अगर गर्ल्स हैं और आपको अगर ये एग्जाम निकालना है, वुमन है, अगर आपको अपने सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत इजीली क्रैक किया जा सकता है। और मैं आपकी मदद के लिए, मैं आपका सारथी, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका टीचर, तो ये भैया बाद में टीचर आता हूँ, बाद में पहले तो आपका दोस्त, आपका सारथी, आपकी मदद के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो नेक्स्ट बार हम हाउ टू फिल द एप्लीकेशंस फॉर द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज बताऊंगा। सीधा मैं फिर से बता रहा हूँ, सभी के सभी इस पूरे, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, और मैंने बता भी दिया ये कहाँ पे है। सीधा जाकर के सर्च करेंगे RSSB एडवर्टाइजमेंट्स, आपको पहला पेज जो खुल के आएगा उस पर क्लिक करेंगे, और ये पहला वाला देखिए 22/5/2026 में थोड़ा लेट ही चल रहा हूँ, तो 22/5/2026 को रिलीज कर दिया गया था। बट मैं जो बता रहा हूँ वो सारे के सारे प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये देख सकते हैं जो भी चीजें मैंने बताई वो सब के सब आपके इसी व्यवस्था से आए हुए हैं, rajasthangovernment.in से ही मैंने सारी चीजें बताई। तो उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एंजॉय एंड गो एज सुन एज पॉसिबल फॉर फिलिंग द फॉर्म्स। तो मैं आज या कल में आपके लिए वो भी अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज गो एंड फिल द फॉर्म्स। चलिए, थैंक यू।